आज हम एक ऐसी घटना की गहराई में उतरने वाले हैं जिसने सिर्फ दिल्ली को ही नहीं बल्कि पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। बिल्कुल। तारीख थी 10 नवंबर 2025। जगह थी दिल्ली का ऐतिहासिक लाल किला और शाम का वक्त था। और एक कार में जोरदार धमाका होता है। हाँ, लेकिन ये कहानी सिर्फ उस धमाके की नहीं है। ये कहानी है एक पढ़े लिखे प्रोफेसर की जो एक आत्मघाती हमलावर बन गया। और यही बात इस पूरे मामले को इतना ज्यादा चिंताजनक बनाती है। आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि आतंकवाद का ये नया चेहरा क्या है, ये कैसे काम करता है और ये हमारे लिए कितना बड़ा खतरा है। बिल्कुल। हमारा मकसद सिर्फ ये बताना नहीं है कि क्या हुआ, बल्कि ये समझना है कि ऐसा क्यों और कैसे हुआ। हम उस मानसिकता को देखेंगे जिसे जांचकर्ता अब व्हाइट कॉलर कट्टरपंथी कह रहे हैं। तो चलिए फिर शुरू से शुरू करते हैं। उस शाम को एग्जैक्टली हुआ क्या था? देखिए, दिन था सोमवार 10 नवंबर 2025, शाम के लगभग 6:52। मतलब बिल्कुल पीक ट्रैफिक का टाइम। हाँ, एकदम भीड़ भाड़ वाला समय। लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास ट्रैफिक सिग्नल पर एक सफेद हुंडई i20 कार रुकती है और बस एक जबरदस्त धमाका हो जाता है। और कैजुअलिटीज का आंकड़ा भी काफी ज्यादा था। हाँ, शुरू में 8 मौतों की खबर आई, लेकिन वो आंकड़ा जल्दी ही 13 तक पहुंच गया और 30 से ज्यादा लोग बुरी तरह घायल हुए थे। और एनआईए यानी राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने इसे जल्दी एक आत्मघाती हमला घोषित कर दिया, जो दिल्ली के लिए मतलब कार से किया गया। ये तो पहली बार था शायद। हाँ, ये दिल्ली में पहला कंफर्म्ड कार जनित सुसाइड बॉम्बिंग थी। और देखिए, सिर्फ तरीका ही नहीं, जगह का चुनाव भी बहुत कुछ कहता है। लाल किला। हाँ, लाल किला। ये सिर्फ एक ऐतिहासिक इमारत नहीं है, ये भारत की संप्रभुता का प्रतीक है, जहां से प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर देश को संबोधित करते हैं। बिल्कुल। तो शाम के व्यस्त समय में इस जगह को चुनना, इसका एक ही मतलब था, ज्यादा से ज्यादा लोगों को नुकसान पहुंचाना और साथ ही एक प्रतीकात्मक चोट करना। मतलब मकसद सिर्फ लोगों को मारना नहीं था, बल्कि एक तरह से देश के आत्मसम्मान पर हमला करना था। सही बात है। संसद या दूसरे वीआईपी इलाकों में सुरक्षा बहुत कड़ी होती है। लाल किले के आसपास का इलाका हमेशा आम लोगों और टूरिस्ट से भरा रहता है। तो यहाँ हमला करना आसान भी है और इसका सांकेतिक असर भी बहुत बड़ा है। हाँ, ये एक संदेश था कि वो देश के दिल में घुसकर कहीं भी हमला कर सकते हैं। लेकिन कहानी इतनी सीधी नहीं थी। जांच में ये भी सामने आया कि शायद धमाका वक्त से पहले हो गया था। हाँ, और यहीं से इस केस की परतें खुलनी शुरू होती हैं। ऐसा लगता है कि हमलावर अपने असल निशाने तक पहुंच ही नहीं पाया, जो इशारा करता है कि शायद आतंकी सेल किसी तरह के दबाव में था या उनके उपकरण में कोई खामी थी। और जब हमलावर की पहचान हुई तो सबके होश उड़ गए। हाँ, क्योंकि हमलावर कोई आम संदिग्ध आतंकवादी नहीं था। उसकी पहचान थी डॉक्टर उमर उल नबी। एक डॉक्टर, एक प्रोफेसर, यही बात सबसे ज्यादा डराती है। एक डॉक्टर जिसका काम लोगों की जान बचाना है, वो लोगों की जान लेने वाला आत्मघाती हमलावर बन गया। ठीक, वो कश्मीर के पुलवामा का रहने वाला था, लेकिन हरियाणा के फरीदाबाद में अल फलाह विश्वविद्यालय में जनरल मेडिसिन का असिस्टेंट प्रोफेसर था। कोई सोच भी नहीं सकता था। और इसी को जांचकर्ताओं ने व्हाइट कॉलर इकोसिस्टम कहा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है पढ़े लिखे पेशेवर लोगों का एक नेटवर्क। डॉक्टर्स, प्रोफेसर्स, छात्र जो समाज में एक सम्मानजनक जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन पर्दे के पीछे कट्टरपंथी विचारधारा से जुड़े हैं और विदेशी हैंडलर्स के इशारों पर काम कर रहे हैं। हाँ, डॉक्टर नबी जैसे व्यक्ति का प्रोफेशन ही उसका सबसे बड़ा कवर था। एक डॉक्टर के तौर पर उस पर कोई शक ही नहीं कर सकता था। वो आसानी से राज्यों के बीच आ जा सकता था, राजधानी के इतने पास रह सकता था। और मुमकिन है कि एक डॉक्टर होने के नाते उसे रसायनों की भी अच्छी जानकारी हो, जो विस्फोटक बनाने में काम आ सकती है। मतलब अब खतरा सिर्फ किसी अनजान व्यक्ति से नहीं है, ये हमारे समाज के सबसे भरोसेमंद चेहरों के पीछे भी छिपा हो सकता है। और यही सबसे बड़ी चुनौती है। पारंपरिक खुफिया तंत्र ऐसे लोगों को ट्रैक करने के लिए बना ही नहीं है। वो मदरसों पर नजर रखते हैं, लेकिन एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर पर कौन शक करेगा? इस मामले में तो अल फलाह विश्वविद्यालय का नाम भी एक संभावित केंद्र के तौर पर सामने आया था। हाँ, बिल्कुल। जांच में सीसीटीवी फुटेज से भी कुछ अहम सुराग मिले थे। डॉक्टर नबी के आखिरी कुछ घंटों के बारे में क्या पता चला? सीसीटीवी फुटेज ने एक बहुत ही दिलचस्प कहानी बताई। डॉक्टर नबी की कार, जिस पर हरियाणा की नंबर प्लेट थी, हमले वाले दिन दिल्ली के कई वीवीआईपी इलाकों में घूमती हुई देखी गई। कई वीवीआईपी इलाकों में? हाँ,
लेकिन सबसे अहम बात ये थी कि धमाके से ठीक पहले वो कार लगभग 3 घंटे तक पुरानी दिल्ली में सुनहरी मस्जिद के पास एक पार्किंग में खड़ी रही। 3 घंटे? ये बहुत लंबा समय है। वो वहां क्या कर रहा था? ये $1 मिलियन का सवाल है। हो सकता है वो किसी सिग्नल का इंतजार कर रहा हो, किसी फोन कॉल या मैसेज का, या शायद विस्फोटक उपकरण में कोई तकनीकी दिक्कत आ रही हो। ये भी मुमकिन है। और फिर 3 घंटे बाद उसने पार्किंग से कार निकाली और आगे बढ़ा। जैसे ही कार लाल बत्ती पर रुकी, धमाका हो गया। जिससे अंदाजा लगाया गया कि ये किसी टाइमर या रिमोट से नहीं हुआ। नहीं, ये शायद कार के रुकने से हुए मामूली झटके या तापमान में आए बदलाव से हुआ। और इसकी वजह थी वो विस्फोटक जो उसने इस्तेमाल किया था। फोरेंसिक जांच में उस विस्फोटक के बारे में भी पता चला था, TATP, जिसे शैतान की माँ भी कहते हैं। हाँ, ट्राई एसीटोन ट्राइपरऑक्साइड, और इसे शैतान की माँ कहने की एक खास वजह है। ये एक बेहद अस्थिर, मतलब बहुत ही अनस्टेबल विस्फोटक है। तो इसे बनाना आसान है लेकिन संभालना मुश्किल। बिल्कुल, सामान तो आम चीजों से मिल जाता है, लेकिन जरा सा झटका, तापमान में बदलाव और ये फट सकता है। तो यही डॉक्टर नबी के साथ हुआ। खुफिया सूत्रों के मुताबिक ऐसा ही लगता है। कहानी ये है कि हमले वाले दिन फरीदाबाद में पुलिस की एक बड़ी छापेमारी हुई थी। तो वो और उसका मॉड्यूल घबरा गया। हाँ, उन्हें लगा कि वो पकड़े जाने वाले हैं। इस दबाव में उसने जल्दबाजी में प्लान को अंजाम देने का फैसला किया, लेकिन उसकी कार में जो TATP और अमोनियम नाइट्रेट का मिक्सचर था, वो दिल्ली के ट्रैफिक का तनाव भी नहीं झेल पाया। सही, तो इरादा तो आत्मघाती हमले का था, लेकिन असल में ये एक टेक्निकल फेलियर थी जो वक्त से पहले हो गई। हमलावर की पहचान तो हो गई, लेकिन इसके बाद सरकार की तरफ से जो कार्रवाई हुई वो भी काफी विवादास्पद रही। बिल्कुल, पहले तो डॉक्टर नबी के अवशेषों का DNA सैंपल उसकी मां से मैच कराकर पहचान की पुष्टि की गई, और फिर 14 नवंबर को भारतीय सेना ने पुलवामा में डॉक्टर नबी के परिवार का घर गिरा दिया। हाँ, और इसे बुलडोजर न्याय का नाम दिया गया। मकसद साफ था, आतंकी समर्थकों को एक बहुत सख्त संदेश देना। लेकिन नीब तर्क ये भी है कि ऐसी कार्रवाइयों का उल्टा असर भी हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। विश्लेषक यही चेतावनी देते हैं कि इससे स्थानीय लोगों में सरकार के खिलाफ गुस्सा और बढ़ सकता है। चरमपंथी समूहों को भर्ती के लिए एक नई कहानी मिल जाती है। और आखिर में इस पूरे खेल में पैसे का एंगल भी था। इतनी बड़ी साजिश के लिए पैसा कहाँ से आया? जांच में पता चला कि डॉक्टर नबी को हवाला के जरिए लगभग 20 लाख रुपए मिले थे। 20 लाख रुपए? ये तो एक बड़े ऑपरेशन की तरफ इशारा करता है। निश्चित रूप से। उसने इसमें से करीब 3 लाख रुपए खाद खरीदने पर खर्च किए थे, अमोनियम नाइट्रेट बनाने के लिए। लेकिन बाकी का पैसा? 20 लाख की रकम बताती है कि ये सिर्फ एक हमले की फंडिंग नहीं थी। ऐसा लगता है कि डॉक्टर नबी पूरे फरीदाबाद मॉड्यूल का फाइनेंशियल हैंडलर भी था। और ये बात तब और पुख्ता हो गई जब इस मॉड्यूल के पास से 3000 किलो विस्फोटक का जखीरा बरामद हुआ। 3000 किलो? हाँ, मतलब वो दिल्ली और आसपास के इलाकों में हमलों की पूरी एक सीरीज प्लान कर रहे थे। और ये व्हाइट कॉलर मॉडल की खासियत है। ये लोग अपनी वैध, एकेडमिक और वित्तीय गतिविधियों की आड़ में काम करते हैं। इस नेटवर्क को भेदना सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक बहुत बड़ी और नई चुनौती है। तो इस पूरी पड़ताल से ये साफ है कि लाल किले पर हुआ हमला एक आतंकी की तकनीकी नाकामी जरूर था, लेकिन ये हमारे लिए एक रणनीतिक चेतावनी है। बिल्कुल, आतंकवाद अब वो नहीं रहा जो हम समझते थे। ये पढ़ा लिखा है, पेशेवर है, और हमारे आपके बीच समाज में आसानी से घुल मिलकर अपने मंसूबों को अंजाम दे सकता है। और ये एक बहुत ही गंभीर सवाल हमारे सामने छोड़कर जाता है। हाँ, कि जब एक डॉक्टर या प्रोफेसर के पेशेवर जीवन और एक आतंकवादी की छिपी हुई गतिविधियों के बीच की रेखा इतनी धुंधली हो जाए, तो सुरक्षा एजेंसियां समाज के भरोसे को बनाए रखते हुए इस खतरे से कैसे निपट सकती हैं? ये एक ऐसी पहेली है जिसका जवाब हमें आने वाले समय में ढूंढना ही होगा। क्योंकि अब लड़ाई सिर्फ सरहदों पर नहीं, हमारे शहरों और हमारे समाज के भीतर भी है।